हेलो स्टूडेंट, आस्पेदल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 12 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि जो यूएस था, जो अमेरिका था, वो प्रथम विश्व युद्ध से बहुत ही जल्दी उभर गया था और यह जो उसने उभरने में जो होता है, जो मास प्रोडक्शन था, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। क्योंकि मास प्रोडक्शन मतलब कि किसी भी वस्तु का बहुत ही वृहद उत्पादन करना। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो होता है, जो हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों का मतलब मास प्रोडक्शन किया था, और जो टी कार थी वो इस मास प्रोडक्शन की पहली कार उसे कहा जाता है। तो आज हम इसे आगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें और क्या क्या समस्याएं आई। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल हुई, क्योंकि वे उनकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। शुरू में हेनरी फोर्ड ने जो होता है असेंबली लाइन बिछाई, मजदूरों को इसमें काम दिया, और मजदूर जो होता है इसमें असेंबली लाइन के तहत जो होता है मास प्रोडक्शन तो करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि उनको इस तरीके के कार्यों की भी आदत नहीं थी, तो उनको बहुत ज्यादा थकान होने लगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा जिस रफ्तार से उनसे कार्य कराया जा रहा था, वो उसके झेलने के लायक जो है वो नहीं थे, और इसकी वजह से जो होता है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण क्या हुआ कि बहुत सारे मजदूरों ने अब जो है वो काम छोड़ दिया। और अब जब बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया, देखिए किसी भी फैक्ट्री में जो होता है वो मजदूरों का काम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर मजदूर काम छोड़ देंगे तो फिर कार्य कौन करेगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर क्या किया कि 1914 जनवरी 1914 में उन्होंने एक नई नीति अपनाई। और उन्होंने क्या किया कि जो मजदूर, जो डेली वेजेस जो थे, जो प्रतिदिन की तनख्वाह पर काम करते थे, उनका वेतन दुगना कर दिया। यानी कि अब उन्हें $5 प्रतिदिन जो है वेतन मिलने लगा जनवरी 1914 से मजदूरों को। तो अब क्या हुआ, वेतन में वृद्धि हुई। तो अगर आप भी जानते हैं कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इनकम दिया जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी, तो लोग जो है वहां वहां काम तो करेंगे ही। तो अब क्या हुआ कि इसके साथ ही उन्होंने लोग जो थे, जो पहले उनको परेशानियां हो रही थी, वो लोग जो होता है ज्यादा से ज्यादा वेतन पाकर खुश हो गए, और उन्होंने जो होता है कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि उनकी जो फैक्ट्री थी, जो कारखाने थे, उसमें उन्होंने ट्रेड यूनियन जो थे उसको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया, उस पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से अब क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड के मुनाफे में तो जो कमी आई थी, तो अगर आप किसी का बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ा देंगे, तो उस जो वो सैलरी बढ़ा रहा है मालिक, उसको कहीं ना कहीं उसके मुनाफा जो जो अभी तक उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। तो उसकी भरपाई के लिए जो है वो क्या किया, उसकी भरपाई के लिए हेनरी फोर्ड ने अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार को बार बार बढ़ाने लगे, मतलब उसका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाने लगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सके। तो उनके मजदूरों पर काम का बोझ क्या हो रहा था, लगातार जो है वो बढ़ता चला गया। पर अपने इस फैसले पर फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। मतलब कि अगर आपको कॉस्ट अपना कम करना है, तो सैलरी को जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो वो अपने इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश थे। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। और अमेरिका के साथ साथ अगर हम 1920 का अगर 20वीं सदी को देखें, तो 20 के दशक में ही यूरोप में भी जो है उसकी नकल की जाने लगी, मतलब कि इन्हीं पद्धतियों को यूरोप में भी अपनाया जाने लगा। वृहत उत्पादन ने पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। देखिए क्या हुआ कि जो ये मास प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोसेस के कारण जो भी इंजीनियरिंग आधारित जो चीजें थी, लाइक जो भी चीजें मशीनरी से बनती थी, वो सभी चीजें जो होती है उनके कॉस्ट और उनकी प्राइस जो होता है वो बहुत कम हो गई थी। तो इनकी प्राइस कम होने के कारण क्या हुआ कि जो आम जनता थी वो भी जो है इन चीजों को खरीदने के लिए जो है अफोर्ड कर सकती थी, बेहतर वेतन के चलते। क्योंकि अब उन्हें वेतन पहले से ज्यादा अच्छा मिलना चालू हो गया था। तो बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। मतलब कार जैसी वस्तुएं भी जो है लोगों को अब मिल सकती थी।
1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में देखिए 10 वर्षों में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा था। इसके साथ ही बहुत सारे लोग अब फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे थे। तो अब जो है वो भी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी जो भी उनकी चीज की उनको चाहत थी वो अब खरीद सकते थे। ये सब चीजें हायर परचेस व्यवस्था के तहत खरीद ली जाती थी। अब आपको लगेगा कि ये हायर परचेस क्या होता है। बहुत सिंपल है बच्चों। हायर परचेस का मतलब होता है कि लोन लेकर, मतलब कर्ज लेकर वस्तुओं को खरीदना और उनका मंथली पेमेंट करना। जैसे कि मान लीजिए आज हम देखते हैं कि अगर हम कुछ भी चीज आज खरीदते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होता है उसके पास इतना पैसा तो नहीं होता है कि वो पूरा पैसा देकर जो है चीजें खरीद सके। तो आज हमारे पास क्या फैसिलिटी है, लोन की फैसिलिटी है, और उसका जो है मंथली हम इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, कुछ राशि जो होता है उसका भुगतान कर देते हैं महीने में। तो यही चीजें जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। यानी कि लोग ये सारी चीजें कर्जों पर खरीद सकते थे, लोन पर खरीद सकते थे, और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जा सकती थी, या वो सप्ताह में चुका सकते थे, वीकली, या फिर जो है मंथली उनको चुका सकते थे। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हो गया था। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। देखिए पहले घर खरीदना इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ये लोन की फैसिलिटी हुई और आपका मंथली इंस्टॉलमेंट चालू हो गया तो लोग जो है अब घर भी खरीद सकते थे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई घर 20 लाख का है, 30 लाख का है, तो एक साथ तो इतना पैसा नहीं है कि लोग खरीद लगे। लेकिन अगर उनमें लोन की फैसिलिटी जब स्टार्ट हो गई तो लोग जो है अपने निजी मकान भी खरीदने लगे थे। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। क्योंकि अब लोग के लिए इजी हो गया था मकान को लेना, तो इसमें बहुत ज्यादा उछाल आया। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीजों में निवेश करने से, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। तो जहां एक तरफ उनकी मांग बढ़ रही थी, दूसरी तरफ उनका कंजक्शन, उनका उपभोग भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार और आमदनी में अब वृद्धि होने लगी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। 1923 में जो होता है वह यह हुआ कि अब जो है अमेरिका में चूंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, वहां पे मांग बढ़ी, वहां पे रोजगार बढ़ गए, और वहां पे जो होता है जो लोगों की इनकम थी वो बढ़ गई, लोगों को सारी फैसिलिटी जो चीजें थी वो मिलना प्रारंभ हो गई। तो अब अमेरिका अपने आप को इतना ज्यादा जो है वो अब संपन्न कर लिया था कि 1923 में जो होता है वो जो अदर यूरोपियन कंट्री थी उनको जो है उसने लोन देना चालू कर दिया, और वह दुनिया का सबसे बड़ा जो है वह कर्जदाता देश बन गया। मतलब लोन देने वाला जो है वो राष्ट्र बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी के निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद की। यानी कि अमेरिका ने जो है यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए, यूरोपीय राष्ट्रों को जो है उनमें उनको अपने अंतर्गत आने वाली अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए जो है वह लोन दिया, और जिससे जो है यूरोपियन कंट्री की हालत जो है सुधर सके। तो अब जो है अमेरिका से लोन लेकर यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उबारने में जो है सहायता की। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफी सुधार हुआ, और आने वाले 6 साल में जो होता है पूरे विश्व के जो ट्रेड था, जो इनकम थी, उसमें बहुत ज्यादा जो है सुधार किया गया, बहुत ज्यादा सुधार आया। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि 1929 तक, 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। 1929 में पूरे विश्व में एक समस्या आई थी, वो था द ग्रेट डिप्रेशन, या एक भयंकर आर्थिक संकट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे समझेंगे कि यह क्या था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने ये देखा कि बड़े पैमाने पर कैसे जो है वो उत्पादन हुआ, लोगों के द्वारा जो है उनका कैसे उपभोग किया गया।